शासन प्रशासन द्वारा असंवेदनशीलता की जाती है, अपने काम में ढिलवाई की जाती है, तो जैसे वो सामने खड़ा होता है, उसमें एक नरेशन गढ़ दिया जाता है कि अधिवक्ता अपने एथिक्स के खिलाफ काम करता है, उनको मेडिक्लेम की प्रॉपर सुविधाएं मिले। नवयुवक्ताओं के ऊपर केवल रजिस्ट्रेशन या विभिन्न प्रकार के शुल्क से होने वाली आय पे ही बार काउंसिल को निर्भर नहीं रहना चाहिए। नमस्कार, एमपी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि बार काउंसिल के जो चुनाव हैं वो होने वाले हैं, तो उसी सिलसिले में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट अतुल कुमार द्विवेदी जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वो किन मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे और अभी वो अधिवक्ताओं की क्या समस्या देखते हैं और भी बहुत सारी चीजें। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी नमस्कार, धन्यवाद सुप्रिया जी। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अभी आप अधिवक्ताओं की क्या समस्या देखते हैं वर्तमान में। अधिवक्ताओं की समस्या, नए अधिवक्ताओं के लिए शुरुआत में आर्थिक समस्याएं होती हैं अपने प्रोफेशन को शुरू करने के लिए। जी। सीनियर अधिवक्ताओं के लिए हमें स्वास्थ्य की सुरक्षा का दृष्टिकोण है, जिसमें उनको मेडिक्लेम की प्रॉपर सुविधाएं मिले जी। और अधिवक्ताओं की संख्या के स्वरूप में उनकी बैठने की उचित। सर, आप जिस तरह से आपने समस्याएं गिनाई, तो आप किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? आपके जो पहले मुद्दे होंगे वो किन मुद्दों पे आप काम करेंगे? जो व्यापक मुद्दे यही हैं कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की काफी पुरानी मांग है, उसको काफी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। साथ में नव अधिवक्ताओं के लिए स्टेफन की व्यवस्था, सीनियर अधिवक्ताओं के लिए मेडिक्लेम की व्यवस्था, आकस्मिक मृत्यु पर मिलने वाली सहायता धनराशि की जो सीमा है उसको बढ़ा के 5 लाख से 10 लाख किया जाए। अच्छा सर, अगर बात करें जो युवा अधिवक्ता होते हैं तो उनकी जो डेवलपमेंट के लिए या फिर जो है उनकी जो स्किल डेवलपमेंट पे कह लें, या किस तरह से आप उसके लिए काम करेंगे? देखिए, अधिवक्ता जो भी होता है वो लॉ ग्रेजुएट होता है, तो लॉ के सारे प्रावधान पढ़ने के बाद ही उसको डिग्री मिली जाती है। रही वही स्किल्ड होने की, तो प्रैक्टिस की एक प्रक्रिया होती है जो सीनियर और अनुभव के द्वारा ही सबसे ज्यादा स्किल्ड किया जाता है, और वो कोर्ट पे आते ही सीखते हैं जब मैदान में आते हैं। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है कि जो ये बार काउंसिल में जो युवा अधिवक्ता होते हैं उनकी भागीदारी कम देखने को मिलती है? इस पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से उनको मोटिवेट किया जाए? नहीं, भागीदारी के दृष्टिकोण से ये आपके पास डाटा कहाँ से मिला कि ये कम होती है? युवा अधिवक्ता पूर्ण रूप से सहभागिता करते हैं, चाहे प्रोफेशन में आज हो, नवोन्मेष के साथ नए नए कानून आ रहे हैं, साइबर लॉ हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ हो गया, कॉर्पोरेट हो गया। जिस तरह से 5 ईयर प्रोग्राम में आज की डेट में मेरिट में पढ़ के नवयुवक आ रहे हैं, जो कि पुराने अधिवक्ताओं के बराबर ही मेरिट का कार्य कर रहे हैं। सर, अगर बात कर लें वेलफेयर फंड की, तो वेलफेयर फंड को जो है बढ़ाने के लिए या फिर इन चीजों पे काम करने के लिए किस तरह से आप इसको देखते हैं? किस तरह से काम करना चाहिए? वेलफेयर फंड में सरकार को सहायता देना चाहिए, और क्योंकि जो भी नवयुवक्ताओं के ऊपर केवल रजिस्ट्रेशन या विभिन्न प्रकार के शुल्क से होने वाली आय पे ही बार काउंसिल को निर्भर नहीं रहना चाहिए। सरकार को वार्षिक उनके बजट के अनुसार एक जो मांग पत्र जाए उससे सहायता करनी चाहिए, क्योंकि लॉ का प्रोफेशन सामाजिक सरोकार का प्रोफेशन है, सरकार का एक अंग होता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, प्रोसिक्यूशन एग्जीक्यूट कराने में लॉ प्रोफेसर जिस तरह सरकार का सहयोग करते हैं, सरकार को भी उनकी आवश्यकताओं को ध्यान देना चाहिए। अच्छा सर, अगर बात करें कि ऐसा कई बार देखा जाता है कि जो अधिवक्ता होते हैं वो अपने प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ काम करते हैं, तो इस पे कैसे रोक लगाई जाए या फिर क्या इसके पीछे का आप क्या कारण मानते हैं? नहीं, ये देखिए, समाज में एक नैरेटिव गढ़ा जाता है शासन प्रशासन के द्वारा कि अधिवक्ता अपने एथिक्स के खिलाफ काम करता है। कारण ये अधिवक्ता वर्ग ही एक ऐसा है जो कानून को जानता है और ज्यादा संवेदनशील रहता है। तो जहाँ पे भी शासन प्रशासन द्वारा असंवेदनशीलता की जाती है, अपने काम में ढिलवाई की जाती है, तो जैसे वो सामने खड़ा होता है, उसमें एक नरेशन गढ़ दिया जाता है कि अधिवक्ता अपने एथिक्स के खिलाफ काम करता है। अच्छा सर, अगर बात करें कि जो डिजिटल करने का, एक तो जैसे ई फाइलिंग हो गया या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया, इस पर आपका क्या रुख है? नहीं, टेक्नोलॉजी का उपयोग न्याय को सर्वसुलभ बनाने में होना चाहिए, जिससे बहुत सी चीजें आसान हो जाएंगे डिजिटलाइजेशन करण में, और उसमें आने वाले समय में ई कोर्ट्स हो गया, डिजिटलाइजेशन हो गया, फाइलिंग हो गया। और हम तो ये भी कह रहे हैं ना कि जिस तरह से आइडेंटिफिकेशन के लिए पूरे प्रदेश का व्यक्ति यहाँ आता है, तो जब आइडेंटिफिकेशन के लिए आप में जनपद न्यायालय में इंफ्रा है, तो हर जनपद न्यायालय में एक हाईकोर्ट का आइडेंटिफिकेशन सेंटर खोल देना चाहिए, जिससे इतनी दूर से बड़ा क्षेत्र होने पे लोगों को आने में समस्या ना हो।
अच्छा सर, आपको नहीं लगता कि जो ये बार काउंसिल है वो राजनीति मुक्त होना चाहिए? तो बार काउंसिल में राजनीति कहाँ है, आप बताइए। तो जिस तरह से चुनाव लड़े जाते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक ही जो अधिवक्ता होता है वो कई कई बार सदस्य होता है। तो जो लोकप्रिय होगा वो बार बार होगा, जो उनकी समस्याओं का होगा, जिनके पास समर्थक होंगे, वो तो निर्वाचन की स्वस्थ प्रक्रिया है, निर्वाचन के द्वारा होता। इतना बड़ा प्रदेश है, उन तक बात पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार का माध्यम तो अपनाया जाता है। अब यहाँ क्या कोई पार्टी सिंबल से तो लड़ता नहीं, तो राजनीति कहाँ है। कोई ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी कोई अपना मेंबर लड़ा रही हो या समाजवादी लड़ाई रही है। यहाँ पर तो अधिवक्ताओं वर्ग के ही बीच के लोग उनकी बात को लेके आते हैं। 75 जिले हैं, 300 तहसीलें हैं, 2 उच्च न्यायालय की खंडपीठ है, तो वहां तक बात पहुंचाने के लिए लोग प्रचार प्रसार का माध्यम अपनाते हैं। जी। अच्छा सर, जो ये विधि शिक्षा को जो बार काउंसिल कंट्रोल करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? विधि शिक्षा के लिए जैसे मेडिकल शिक्षा के लिए AIMHC वो है, उसी तरह टेक्निकल, उसी तरह विधि शिक्षा के लिए BCI उस पे अपने सिलेबस और मानक इंफ्रा के लिए कंट्रोल करती है। तो उसको तो अच्छा विषय है, और जब भी प्रैक्टिकल रहती है उसको न्यायालय की आवश्यकता के अनुसार कोर्स डिजाइन करने में सारी के लिए अपडेट रहती है। तो जैसा कि बार काउंसिल जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश का चुनाव है, तो आपको नहीं लगता है कि इतने सारे दावेदार हैं, उसमें से अतुल द्विवेदी के लिए चुनाव आप किस तरह से चुनौती मानते हैं? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव में लड़ना ही एक चुनौती को स्वीकार करने के बाद ही चुनाव आदमी लड़ता है। तो जो हमारे नवोन्मेष की बातें हैं, जैसे कि हम इस बात को लेके आए हैं कि अधिवक्ता वर्ग में एक सहकारिता को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। छोटी छोटी उनकी फाइनेंस की शुरुआत में सुविधाएं होती हैं, जो अगर सब विधि परिषद की एक सहकारिता हो तो उसके नाते उन लोगों की उन समस्याओं को दूर किया जा सकता है। काफी ज्यादा में जैसे फंड को लेके शहरीकरण में उनको रहना होता है, तो सहकारिता के माध्यम से हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं, जिनमें अधिवक्ताओं को रहने की अफोर्डेबल हाउसिंग व्यवस्था दी जा सकती है। तो ऐसे बड़े विषय लेके हम आए हुए हैं। जी। अच्छा सर, वर्तमान कार्यकारिणी पे अगर बात कर लें तो आप वर्तमान कार्यकारिणी से कितना संतुष्ट हैं? कार्यकारिणी अपने स्तर से कार्य कर रही है, उनका टर्नओवर थोड़ा लंबा हो गया है। इन्हीं बीच में कुछ कार्यकारिणी के मेंबरों की मृत्यु हुई, तो बहुत से लोग नॉमिनेटेड किए गए। कोरोना काल की वजह से टाइम एक्सटेंड किया गया, उसके बाद COP के वेरिफिकेशन के नाम पे काफी टाइम एक्सटेंड किया गया है। तो अब स्वस्थ चुनाव का समय आ गया है, तो बहुत टीका टिप्पणी का विषय नहीं रह गया। अच्छा, आपके अनुसार एक सशक्त जो अधिवक्ता समाज बनाने के लिए सबसे बड़ा क्या मुद्दा होना चाहिए? किस तरह से एक साथ लाया जा सकता है? देखिए, अधिवक्ता एक साथ है ही, और सबसे ज्यादा आप एकजुटता समाज में पाते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा ये है कि अधिवक्ता सशक्त है तो लोकतंत्र सशक्त है। इस देश की चौथा स्तंभ न्यायपालिका है। तो हम किसी भी देश में 75 साल में अगर 100 साल की जो यात्रा एक स्वस्थ लोकतंत्र की तय किए हैं, उसमें आप विधि के एक स्तंभ को भी सशक्त रूप में अपनी भागीदारी के आधार पर ही कर पाए हैं। अच्छा सर, आप अधिवक्ता समाज से, अधिवक्ताओं से जो है बार काउंसिल चुनाव को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? बार काउंसिल के चुनाव में मैं यही अपील कर सकता हूं कि सारे अधिवक्ताओं अपने मत का उपयोग करें, अपने अपने मूल्यांकन के अनुसार प्रत्याशी को उनके मेरिट के अनुसार मतदान करें, यही उनसे सादर आग्रह है। सर, हमारे चैनल को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ अतुल कुमार द्विवेदी जी थे, उनसे हमने बातचीत की बार काउंसिल चुनाव को लेके। उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि वो किस तरह से चुनाव लड़ेंगे और उनके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि अपने मत का जो है वो सही उपयोग करें, सही लोगों को जो है वो सदस्य बनाए, सही अधिवक्ताओं को जो है वो सदस्य बनाए। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा MP टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ। धन्यवाद।